नमस्कार। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक ऐसी इकोनॉमी की बात करूंगा जो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिना जाता है। आज मैं स्पेन की बात करूंगा। जी हाँ, स्पेन यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक इकोनॉमी बनता जा रहा है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत ही सीधा और आराम से कारण अगर मुझे समझाया जाए तो स्पेन में दो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है। एक कोविड पैंडेमिक जिसका टूरिज्म पर असर पड़ा है और दूसरा है हाउसिंग बबल। आप सभी जानते हैं कि 2008 का क्रैश स्पेन की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब था। स्पेन को करीब करीब 6 साल लग गए उस क्रैश से बाहर निकलने के लिए। और यही नहीं है, स्पेन का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो अभी भी 2008 के नंबर के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। पर ये तो वो नंबर्स हैं जो मैं आपको बता पा रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि स्पेन में इसका असर क्या पड़ रहा है? 1991 दशक की शुरुआत में स्पेन की जो सैलरीज थी वो असल में फ्रांस और यूके जैसे साथ के देशों से ज्यादा होती थी। पर क्योंकि पिछले कई सालों में स्पेन ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करा है तो उनकी सैलरीज अब कई सारे उन्हीं के जैसे देशों से काफी पीछे हो गई है। आप जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, वहां पे आप स्पेन से 30 से 50% तक ज्यादा कमा सकते हैं एनुअल सैलरी बेसिस पे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2008 से लेके 2016 तक स्पेन में एनुअल सैलरी करीब करीब 10% से श्रिंक हुई है या घटी है। पर यह सिर्फ एक ही रीजन है जो मैंने आपको समझाया है। दूसरा रीजन जिसका लोगों पे बहुत असर पड़ा है कि स्पेन की जो युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए रहना बहुत महंगा हो गया। एल पाइस न्यूज़पेपर ने एक सर्वे करा था जिसमें उन्होंने देखा कि 53.2% लोग कह रहे थे कि स्पेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है। ये इतनी बढ़ चुकी है कि आज की डेट में कई सारे युवा जनरेशन, युवा लोग स्पेन में लोन लेके अब बड़े शहरों में रहते हैं। और ये जो वक्त है ये बहुत जल्दी बहुत ठीक नहीं होने वाला है। 2028 तक स्पेन की ग्रोथ बहुत स्लगिश है, उधर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा और स्पेन का पब्लिक डेट बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे और भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्पेन में असल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% तक पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेन में ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्शन एंड लो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी सेक्टर्स बहुत है, जिसकी वजह से स्पेन की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो 2024 की है वो सिर्फ 1.7% तक ही कैलकुलेट या मतलब औसतन उन्होंने बताई है कि बढ़ेगी। ये सारे फैक्टर्स समझने के लिए आपको स्पेन का इतिहास समझना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेन में कई सालों तक एक बहुत खतरनाक सिविल वॉर हुई थी। इस सिविल वॉर में स्पेन के दो बड़े बड़े गठ थे जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाई करी, नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन्स। और इस लड़ाई में स्पेन के बहुत ज्यादा नेचुरल एंड नॉन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। स्पेन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आई और यही नहीं, इसमें स्पेन का पॉपुलेशन लॉस भी बहुत हुआ। स्पेन को यूनाइट करने के लिए स्पेन के जो डिक्टेटर थे उन्होंने बहुत ही हार्ड हैंडेड अप्रोच यूज करी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांसिस्को फ्रैंको ने एक आयरन फिस्ट हेवी हैंडेड अप्रोच से पूरे स्पेन को यूनाइट करने की कोशिश करी, चाहे वो कैटलूनिया हो, एंडलूसिया हो, बास्क रिपब्लिक हो। स्पेन के डिक्टेटर जो इवेंचुअली डिक्टेटर बने थे जनरल फ्रैंको ने काफी हद तक स्पेन में एक आयरन फिस्ट अप्रोच से सबको यूनाइट किया, जिसकी वजह से कई लोगों की जानों का नुकसान भी हुआ। इसके बाद स्पेन ने एक अपने आप को लो लेवल एग्रीगेरियन सोसाइटी की तरह अपना डेवलपमेंट शुरू करा। इसकी वजह से स्पेन में जिन सेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ वो ऐसे थे जहां पे हथकरघा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनते थे, जबकि दूसरी यूरोपियन इकोनॉमीज उनसे बहुत आगे जा चुकी थी। ये सब देखते हुए जनरल फ्रैंको ने यह समझा कि पैक्ट ऑफ मैड्रिड बनाई, जिसको 1953 में साइन किया गया और उससे स्पेन का एक नया रिकंस्ट्रक्शन प्लान बना। अच्छी बात यह हुई कि इससे स्पेन के कई सारे शहर जैसे बार्सिलोना और मैड्रिड हैं उनमें काफी ग्रोथ हुई और 1953 से लेकर 1958 तक स्पेन का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट साल दर साल हर साल 5% से ग्रो करने लगा। शॉर्ट टर्म में इसके बड़े अच्छे इंप्लीकेशंस, बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी थे, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये शुरू हो गई कि स्पेन के बड़े बड़े शहरों में हाइपर इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्पेन में खाने की चीजें अब एक्सपोर्ट होने लगी। स्पेन एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी था
और बड़े सारे शहरों में खाने की चीजों की किल्लत भी होने लगी। फ्रैंको ने कई साल तक राज करा और उसके बाद स्पेन ने एक नेचुरल प्रोग्रेशन, नेचुरल एवोल्यूशन करा डेमोक्रेसी की तरफ, जिसकी वजह से 1982 में स्पेन में फाइनली एक डेमोक्रेसी बन गया था। आप सब जानते ही हैं कि फेलिपे गोंजालेस 1982 में स्पेन के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बने और उनका सबसे पहला विजन था कि स्पेन को अपनी गरीबी से निकालने के लिए स्पेन को यूरोपियन यूनियन से बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से फिलिपे ने कुछ ऐसी डील साइन करी जिसकी वजह से स्पेन हेवी इंडस्ट्री जैसे स्टील है, कार मैन्युफैक्चरिंग है एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी आगे बढ़ने लगा। इन सब इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए स्पेन ने यूरोपियन यूनियन से काफी पैसा भी लेना शुरू करा, लोन लेना शुरू करा, क्योंकि स्पेन का विजन बड़ा सिंपल था। स्पेन ने कहा कि अब वो नेक्स्ट जर्मनी, नेक्स्ट फ्रांस बनना चाहता है, उन्हीं की तरह एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनना चाहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि स्पेन का 2000 से लेकर 2010 तक स्पेन में बूम आया, पर अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर जो इजी क्रेडिट का पैसा था, जो इंडस्ट्रीज में जाना था, वो असल में एक हाउसिंग बूम की तरफ चला गया। मतलब स्पेन ने लोन तो बहुत लिया, पर स्पेन ने वो ज्यादातर पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डाल दिया। और ऐसा स्पेन ने क्यों करा? ऐसा स्पेन ने इसलिए करा क्योंकि स्पेन को पता था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बड़ा सारा लो लेवल स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया जा सकता है। ऐसे लोग जो वोट देते हैं और लोअर स्किल्ड होते हैं, उन सबको नौकरियां दी जा सकती हैं ताकि स्पेन की सरकारें साल दर साल इलेक्शन जीत सकें। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि स्पेन ने बड़ी मेहनत करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा और उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। वो वहां से लोन लाने लगे और उस लोन के पैसे को उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में डालना शुरू करा। करीब करीब 2004-5 के आसपास स्पेन को समझ आ गया कि शायद इससे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पेन ने अपने आप को एक टूरिज्म का हब भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है कि स्पेन में ज़ारा, इंडीटेक्स जैसे कई सारे कपड़े के ब्रांड्स अभी भी थे, पर स्पेन ने अब एक दूसरी अप्रोच ये करी कि उन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को अब टूरिज्म सेक्टर में भी डाला। इससे फायदा ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थे, जो 2008 के कंस्ट्रक्शन के बूम से ले ऑफ हुए थे, उनको नौकरियां मिली। वो सब एक्टिव वर्कर्स कम तो हुए, पर इससे अब प्रॉब्लम ये होगी कि स्पेन के पास जो उनका एवरेज नेशनल डेट था वो काफी बढ़ गया और वो काफी सारा बढ़ के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में चला गया। मुश्किल ये है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म जो सेक्टर होता है वहां पे बहुत ज्यादा टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होता है, ये बहुत ही साइक्लिकल होता है। इसकी वजह से स्पेन में असल में एक रेगुलेटेड परमानेंट एम्प्लॉय बनना बड़ा मुश्किल हो गया और इस कारण स्पेन के जो रेगुलेशंस थे जो परमानेंट वर्कर्स के लिए थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए। मतलब स्पेन में आज की डेट में एक रेगुलर वर्कर को हायर और फायर करना बहुत मुश्किल है। ये इतना ही मुश्किल है जितना इटली और फ्रांस में है। इसकी वजह से स्पेन की कंपेटिटिवनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा है। स्पेन में लेबर है, लोग अवेलेबल हैं, पर उनको हायर करना बहुत मुश्किल है और कंपनी को बहुत डर लगता है क्योंकि उसके बाद उनके लिए पे ऑफ देना बहुत ज्यादा है। इसलिए स्पेन की इकोनॉमी में टेम्पररी एम्प्लॉयज 24% तक पहुंच गए। ये पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा है। अब ये आप साइकिल समझ गए होंगे कि एक तरफ से कंट्री ने बहुत लोन लिया है, दूसरी तरफ से कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तीसरी तरफ से बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेशन है एम्प्लॉयमेंट को लेके। इसके कारण स्पेन ऑलरेडी 17.3% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहा है। यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस और यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा है, जहां पे 3 से 5% तक ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है। और ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट असल में स्पेन के रूरल एरियाज में है। मतलब स्पेन के बड़े शहरों में आज की डेट में आपको नौकरी फिर भी मिल जाएगी, पर स्पेन के रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या दूसरे स्पेसिफिक सेक्टर्स है, वहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा। इसके बाद स्पेन ने क्या करा है कि स्पेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेन ने बहुत ज्यादा अपने आप को डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप स्वीडन की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, इन सारे देशों की बात करें, ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं यूरोपियन यूनियन में। स्पेन ने जिन जिन प्रोडक्ट्स और जिन जिन चीजों में घुसने की कोशिश करी है, वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स अब ईस्टर्न यूरोप में भी बन सकते हैं। और इससे स्पेन का जो रिलेटिव एडवांटेज था फ्रांस, जर्मनी और यूके के लेके, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। इसकी वजह से
स्पेन ने अब एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करी है, जहां पे उन्होंने कहा कि सारे ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को अब एक ही टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, जिससे अब वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खैर, स्पेन ने ये कोशिश तो बड़ी अच्छी करी है, पर इसका फल क्या होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व कर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्कर कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व करना, इजी बनाना सिर्फ एक ही हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है कि स्पेन में आज की डेट में पढ़ाई और टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है। कंपेयर टू अदर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमीज, स्पेन का कंपेटिटिवनेस रेट अभी भी बहुत कम है। आप स्पेन के टेम्पररी वर्कर्स को परमानेंट तो बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे वर्कर्स में उतनी इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस होगी कि वो उतना आउटपुट दे पाएंगे और एक हैवी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में स्पेन ने ये सब करके अपने परमानेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑलमोस्ट 38% तक ले आए हैं। इससे सबसे बड़ी फायदा यह हुआ है कि स्पेन के जो एम्प्लॉयज हैं, पर ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम का हिस्सा है, ये एक ही सोल्यूशन है। स्पेन को अभी भी ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने आप को एक टॉप टियर मैन्युफैक्चरिंग, एक टॉप टियर इकोनॉमी बना सके। जिस तरह यूके ने अपने आप को बैंकिंग का हब बना दिया है, जर्मनी ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन का हब बनाया है, एंड फ्रांस ने अपने आप को बहुत ही हाई एंड सर्विसेज का हब बनाया है। स्पेन अभी भी ऑटोमेशन में जर्मनी और यूके जैसे और फ्रांस जैसे देशों से बहुत पीछे है। स्पेन का अभी भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सेल्स, शिपिंग और हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे स्पेन में एक मैसिव शॉर्टेज है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्पेन में एक ट्रेडिशनल स्पेनिश एजुकेशन सिस्टम था जो अभी भी मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन सिस्टम की तरह इवॉल्व नहीं हो पाया है, जिसके कारण स्पेन हाईटेक इंडस्ट्रीज तो लाना चाहता है, पर स्पेन के पास वो बहुत अच्छी वर्कफोर्स नहीं है जो वो कर सके। इसका सीधा उदाहरण मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, पर स्पेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होते हुए भी ये नहीं कर पाया है, क्योंकि स्पेन में करीब करीब 70,000 लोगों की शॉर्टेज है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। स्पेन ने इसके लिए कुछ गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स भी रखे हैं, पर ये गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव हैं कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, ये वक्त ही बताएगा। हालांकि स्पेन ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि स्पेन ने अब अपनी तरफ से अपने एजुकेशन सिस्टम में काम करना शुरू करा है, और स्पेन ने कोशिश करी है कि अपनी बूढ़ी होती हुई वर्कफोर्स को भी नई नई टेक्नोलॉजी सिखाने की कोशिश करी है, जिससे उनको वापस वर्कफोर्स में लाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो उनको दिए जाते हैं उसको रिड्यूस किया जाए, और साथ में स्टेट के ओवरहेड्स को कम किया जाए। ये अब वक्त ही बताएगा कि ये सिटीज के अंदर के डिवाइड को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आपने एक दूसरी चीज देखी कि स्पेन का रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। स्पेन का प्रॉब्लम यह है कि स्पेन का करीब करीब आधे से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी प्रोडक्शन कुछ चंद बड़ी जगहों से ही आता है, और ये कुछ ही 1-2 सालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पेन की दशकों से प्रॉब्लम चलती आ रही है। और फिलहाल के लिए स्पेन जो यूरोपियन यूनियन से खूब सारा पैसा लेता है अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ऐसा नहीं लग रहा है पिछले 10 साल से इनके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। आप सब समझ ही गए होंगे कि स्पेन में डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन है रिसोर्सेस का। स्पेन में डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन है कैपिटल का, जो यूरोपियन यूनियन से किसी और एक्सपेक्टेशन से उठाई गई थी और कुछ और सेक्टर्स में डाली गई है। और यही नहीं, स्पेन में एक डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस था लेबर यूनियंस और सिस्टम्स का, जिसकी वजह से कंपनी ने डर के लोगों को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिसकी वजह से स्पेन में गवर्नमेंट की सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ गया। खैर, ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि स्पेन के पिछले कुछ सालों में क्या क्या गलतियां हुई हैं और स्पेन उनसे लड़ने के लिए क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर अब यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आने वाले वक्त पे स्पेन ऐसी और क्या अच्छी चीजें कर सकता है जिससे वो आगे बढ़े। आपको इस एनालिसिस से क्या समझ आया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इससे यह सीख सकते हैं कि अगर भारत को आगे फ्यूचर में ग्रो करना है, भविष्य में ग्रो करना है, तो भारत को स्पेन की गलतियां नहीं दोहरानी होंगी। मतलब
भारत को बहुत सोच समझ के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि भारत सारा पैसा स्पेन की तरह रियल एस्टेट सेक्टर में डाले या कंस्ट्रक्शन साइड में ज्यादा डाले। उसी तरह भारत को एजुकेशन में भी उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आगे ग्रो कर रहे हैं। स्पेन ने यही गलती करी थी। स्पेन ने डिफॉल्ट एजुकेशन में ऐसे ऐसे सेक्टरों में पैसा लगा दिया था जहां पे आगे स्कोप नहीं था। तीसरी बात, जिस तरह स्पेन ने सही वक्त पे अपने आप को प्रोडक्शन वैल्यू चेन में अपने आप को इवॉल्व नहीं कराया था, भारत को भी उस गलती से बचना पड़ेगा। भारत को भी हाईटेक इंडस्ट्रीज और ऐसे ऐसे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे आगे ग्रोथ करनी पड़ेगी जो आगे जाके इस दुनिया का फ्यूचर बनेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे ये पता चलता है कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।